मेरे प्यारे युवा साथी, आप सभी को नमस्ते। मैं अरविंद कुमार आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अरविंद कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए आज आपके सामने एक बड़ा मज़ेदार सेट प्रैक्टिस एनटीपीसी आरआरबी का सीबीटी 1 का है, जिसे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आप इसे बहुत सारे क्वेश्चन का जानकारी प्राप्त होगा, बहुत सारे ज्ञानवर्धन आपको इस वीडियो में होने वाला है। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पूरे वीडियो को देखें। आपको अंत तक बहुत सारे ट्रिक आपके माइंड में आ जाएंगे, बहुत सारे नॉलेज आपको आएगा। तो इस वीडियो को आप देखें, आप देख करके अपने तैयारी को और मजबूती प्रदान करें। ओके, मेहनत करते रहे, क्योंकि मेहनत से ही आपको सफलता प्राप्त होगा। ओके, तो आइए दोस्तों, आज आपको बड़ा ही मज़ेदार एनटीपीसी का सेट का डिस्कशन, बड़ा आसान शब्दों में। बड़ा डेफिनेशन क्या होता है? इसका डेफिनेशन यह होता है कि वह संख्या होते हैं जो एक और स्वयं से कटता हो, केवल एक और स्वयं से कटता हो, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। ओके, तो इसमें कौन है जो एक से और केवल स्वयं से कटे, किसी और से ना कटे? तो इसमें देख लिए, अगर आप 81 की बात करें तो 81 क्या है? 81 9 का स्क्वायर है, तो ये 9 से कट जाएगा, है ना? तो ये अभाज्य संख्या नहीं होंगे। ओके, 121 की बात करें तो ये 11 के स्क्वायर है, इसका मतलब 11 से कट जाएगा, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं हुआ। अगर 1331 की बात करें तो ये किसका है? ये 21 के क्यू है, 11 के क्यू है, तो 11 से भी कट जाएगा। यानी कि तीनों संख्या जो है किसी दूसरे संख्या से भी कट सकता है, एक के सिवा और स्वयं के सिवा किसी दूसरे से भी कट सकता है। इसलिए तीनों के तीनों अभाज्य नहीं हुए। अभाज्य कौन हो गया? तो अभाज्य ये हो गया 157। ओके, अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपके सामने आ गया है। यह क्वेश्चन है समय और काम से। इसमें क्या कहता है? एक किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन में करता है। ओके, तो देखिए, इससे ए कुछ भाग के 12 दिन में करता है, जबकि बी उसी कार्य के 3/4 भाग को 25 दिन में करता है। ओके, दोनों साथ में काम करे तो वह काम कितना दिन में समाप्त हुआ, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरह से बनाएंगे इसको देखिए ए जो है ये देखिए ए कितना भाग काम कर रहा है? ये 2/5 भाग काम कर रहा है 12 दिन में। ओके, तो एक काम कितना दिन में करेगा? तो 12 × 5/2 कर देंगे, इसे से काट दिए 6, यानी कि कितना हो गया? ये हो गया आपका 30। अर्थात ए कितना दिन में काम करेगा? 30 दिन में पूरा काम कर लेगा। जबकि बी जो है, बी का निकाल लेते हैं। बी कितना करता है? बी कर रहा है 3/4 25 दिन में। ओके, तो एक काम कितना में? तो उधर ले जाकर क्या करते हैं, 25 को 4 से गुना करके 3 भागा दे देंगे, और ये हम कैलकुलेट करेंगे तो 100/3 हो जाएगा, यानी कि 100/3। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि ए पूरा काम करने में कितना समय लेगा? 30 दिन। बी पूरा काम करने में कितना समय लेगा? 100/3 दिन। ओके, इन दोनों का एबिलिटी निकाल करके हम क्या करते हैं? अभी दोनों का एबिलिटी निकाल लेते हैं। अब इसको मिटा रहे हैं, देखिए इसको मिटाते हैं और आगे इसमें बनाते हैं। देखिए, दोनों का अगर एबिलिटी निकाल ले तो इसका एबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/30। इसका क्या हो जाएगा? 3/100। ओके, और 3 ये हो गया आपका एबिलिटी, और इसी को जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ये देखो, एलसीएम निकाल लेंगे तो 300 हो जाएगा। ओके, और 300 हो गया। ये कितने मरतबे? 10 मरतबे, ये 10 मरतबे। ओके, ये कितना मरतबे? तो 100, यानी कि 3 9 मरतबे। ओके, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हो गया 19/300। ओके, ये एबिलिटी निकल गया। अब इसको हम कितना समय लगेगा? तो इसी को केवल पलट दीजिए। अब इसको अगर आप पलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? पलट दीजिएगा तो हो जाएगा 300/19। देखिए, ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन 300/19 जो है, देखिए यहाँ पे है। 300/19 किस में हो गया? ऑप्शन 300/19 जो है ये हो गया आपका इसमें। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपके स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3, जो क्या कहता है? निम्नलिखित में से उस उद्योग का चयन करें जिसमें माल का उत्पादन घर में होता है। ओके, मतलब घर के लोग क्या करते हैं? अपने संबंध, अपने सारे परिवार के साथ मिलकर के कुछ उत्पादन करते हैं। तो वह कौन सा उद्योग कहलाता है? तो वह कहलाता है कुटीर उद्योग। ओके, जिसमें आपको अगरबत्ती बनाना, छोटे छोटे खिलौना बनाना, ये सब चीज़ चलते हैं। इसमें उद्योग बहुत बड़ा उद्योग नहीं होता है, अपने घर के लोग मिल करके ये काम करते हैं, इसको कुटीर उद्योग कहते हैं। बाकी ये सब चतुर उद्योग बड़ा हो गया, बृहत स्तरीय उद्योग, बड़े बड़े उद्योग को कहते हैं। माध्यमिक उद्योग भी बड़ा उद्योग होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस वर्ष इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको BIRD शॉर्ट में लिखा गया, जिसे विश्व के रूप में जाना जाता था, द्वितीय विश्व युद्ध के तबाही से यूरोप को उभारने में मदद के लिए स्थापित किया गया। ओके, तो ये किस वर्ष किया गया था जी? तो द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था तो उस समय किया गया होगा। तो ये सभी के सब द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास का डेट दिया हुआ है। ऑप्शन दिया 1946, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1947,
ऑप्शन सी में 1944, ऑप्शन डी में 1945। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1944। 1944। देखिए यही बैंक, यही जो है आगे जाकर के विश्व बैंक, यानी कि यही बैंक जो है विश्व बैंक कहलाता है, विश्व बैंक। ओके, विश्व बैंक। ओके, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है जी आज की डेट में? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी। ओके, वाशिंगटन डीसी क्या है? अमेरिका का राजधानी है। ओके, देखिए एक्चुअली में क्या हुआ था, एक हुआ था वुडेनबर्ग सम्मेलन, ब्रेटन वुडनबर्ग सम्मेलन, ब्रेटन वुडबर्ग सम्मेलन। इस सम्मेलन से दो चीज बने थे, एक बने थे विश्व बैंक और एक हुआ था IMF। ओके, तो ये दोनों जो है विश्व के अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान रखता है। ओके, है ना, ये क्या बोलते हैं, विश्व की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कई देशों को ऋण देता है, IMF भी ऋण देता है। ओके, तो ये इसकी स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था सी वाला हमारे ये 1944 ईस्वी में, याद रखेंगे, याद करने वाली पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 क्या कहता है? भारत में धूसर क्रांति का संबंध किससे है? धूसर क्रांति की अगर बात करते हैं, ठीक है, देखिए इसको ग्रे रिवोल्यूशन भी कहा जाता है, धूसर क्रांति। तो ये धूसर क्रांति है किससे है? उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक उत्पादन को ही धूसर क्रांति कहा जाता है। ओके, है ना, कच्चा तेल के उत्पादन के लिए काला क्रांति होता है, काली क्रांति। ओके, ठीक है, इस तरह से कुछ और आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे गोल क्रांति आलू के लिए है, गुलाबी क्रांति मछली के लिए है, झींगा मछली के लिए है। ओके, इसी तरह से और भी है, जैसे लाल क्रांति टमाटर के लिए, मांस उत्पादन के लिए, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए। ये सब है, ये सब आप रट लीजिए, कभी ना कहीं क्वेश्चन में आते रहते हैं। ये सब क्वेश्चन रेलवे के लिए बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है NES नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, NES का फुल फॉर्म है, का मुख्यालय कहाँ है? ओके, तो देखिए एक्सचेंज मतलब कि आपको शेयर वाला जो मार्केट होते हैं, तो ये सब जो भी है ये होता है मुंबई, क्योंकि मुंबई को ही कहा जाता है आर्थिक राजधानी। ओके, मुंबई को कहा जाता है आर्थिक राजधानी। ओके, इसलिए अर्थव्यवस्था में जितना भी काम होते हैं ये सब कहाँ मिलेंगे आपको? मुंबई में, है ना। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अगला क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसमें से कौन जो दिया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन में MS DOS, मिंट, उबुंटू और है जावा। इसमें से कौन है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओके, तो इसमें देखिए ये सब कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम, मिंट भी है, उबुंटू भी है, और ये जावा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, जावा। ठीक है, कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन रहते हैं रेलवे के सभी एग्जाम में। ओके, इसी तरह के क्वेश्चन रहते हैं। एक बार आपको कंप्यूटर का सारा क्वेश्चन करवा देंगे तो आपको कंप्यूटर का भी टेंशन खत्म हो जाएगा, 2 क्वेश्चन बढ़ जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि 100 में 100 नंबर आप प्राप्त करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आंख का एक हिस्सा नहीं है? ओके, ऑप्शन ए में पुतली, ऑप्शन 2 में कर्नावट, ऑप्शन 3 में कॉर्निया, ऑप्शन 4 में पश्चमाभि मांसपेशियां। ओके, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? देखिए ये पुतली भी आंख का भाग है, हिस्सा है, कॉर्निया भी है, और आपको पश्चमाभि मांसपेशियां भी आंख का हिस्सा है, जबकि आपको कर्नावट जो है आंख का हिस्सा नहीं है। ओके, बाकी देखिए कॉर्निया के बारे में आप जानते भी होंगे कि कॉर्निया क्या है। कॉर्निया ही मेन आंख होता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने आंख का नेत्र दान करता है तो वो क्या दान करता है? तो कॉर्निया का ही दान करता है। नेत्र दान में जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नेत्र दान जो होता है वह आंख के किस भाग को किया जाता है? तो कॉर्निया का किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 जो मैथ से है। ओके, मैथ से है वो क्या है? देखिए मैथ से ये मैथ भी और रीजनिंग इसको कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये है 2 से हो गया 32। देखिए 2 से हो गया है कितना? 32, है ना। तो आपको बताना है 4 से क्या होगा। ओके, तो 2 से 32 होने के लिए 2 के पावर 5 हुआ तो 32 हो गया। तो अभी 4 से यहाँ 4 के पावर 5 कर दीजिए, तो 4 के पावर 5 करेंगे तो आंसर आपको हो जाएगा 1024। ओके, आंसर हो जाएगा 1024। ठीक है, तो ऑप्शन डी में देखिए 1024 है, मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है रविंद्रनाथ टैगोर। इनसे क्वेश्चन रहता ही रहता है। ओके, है ना, हमारे बहुत बड़े बंगाल के हुए हैं राइटर,
रविंद्रनाथ टैगोर, इनके बारे में देखिए क्या कह रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ओके, है ना, ये क्वेश्चन आपको आना ही आना चाहिए। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन बचपन से ही पढ़ रहे होंगे, आपको पता ही होगा कि वह पुस्तक कौन सा है। वो है गीतांजलि। गीतांजलि पे ही रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ओके, और ये नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था जी? तो 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। मात्र भारत की एक व्यक्ति है जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इन्हीं को मिला है। ओके, पहली बार इन्हीं को नोबेल पुरस्कार भारत में साहित्य के क्षेत्र में मिला था। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में कुछ और जान लीजिए। ये बंगाल के रहने वाले हैं। इन्हें बंगाली कवि भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे पुस्तक लिखा, बहुत सारे लिखे हैं। इसमें एक आता है हमारे राष्ट्रगान, भी इन्होंने ही लिखा। राष्ट्रगान जिसको हम लोग जनगण मन कहते हैं, जनगण मन इन्होंने ही लिखा है। जनगण मन, है ना, जो हमारे लिए आज के डेट में क्या है? राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान, ओके, राष्ट्रगान है, ठीक है। और इन्होंने एक देश है बांग्लादेश, हमारे बगल में ही एक देश है, पड़ोसी देश, जिसको बोलते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश का भी जो राष्ट्रगीत है, अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, ये भी इन्होंने ही लिखा था। अमार सोनार बांग्ला भी इन्होंने ही लिखा। और यही आज के डेट में क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है। ओके, राष्ट्रगीत है, ठीक है। जन गण मन को पहली बार कब गाया गया था? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, 1911 ईस्वी में, है ना। यहाँ पहली बार गाया गया था जन गण मन को कलकत्ता अधिवेशन में। ओके, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं आपसे, कोई दिक्कत है ना। तो डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में ये जान लीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने महात्मा गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी को यानी कि जो आज के डेट में जो गांधी जी हैं उनको महात्मा कहा था। इन्होंने ही महात्मा शब्द दिया था, महात्मा। ओके, महात्मा, ओके, है ना। तो महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। गुरुदेव, ये भी क्वेश्चन कभी पूछ सकता है, गुरुदेव कहा था, गुरुदेव। ओके, है ना। महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा और रविंद्रनाथ टैगोर ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा। ओके, कोई दिक्कत? एक और इनसे क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। इनको अगर 1 घंटा भी पढ़ाया जाए तो कम हो जाएगा। तो देखिए, एक क्वेश्चन बनता है नाइटहुड, नाइटहुड की उपाधि, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि इन्होंने लौटाया था, ठीक है। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसके विरोध करते हुए इन्होंने नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दिया था। अंग्रेजों ने इनको नाइटहुड की उपाधि दिए थे। ओके, तो नाइटहुड की उपाधि इन्होंने लौटा दिया था तब जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्या है? निम्नलिखित में से, ठीक है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था? ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें कौन सा था जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था उसमें था? ऑप्शन ए में क्या है? भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। ओके, दूसरा है सभी रियासतें ब्रिटिश शासन पर निर्भर रहेंगे। तीसरा है भारत ब्रिटेन का हिस्सा बन जाएगा। चौथा है भारत राजतंत्र बन जाएगा। ओके, तो बताइए इसमें कौन है? तो इसमें जो एक ही आपको भी एक ही समझ में आ रहा होगा, वो है ऑप्शन ए, है ना। ऑप्शन ए जो है वो क्या है? भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, जो किया भी गया। ओके, है ना। जिस दिन हमें आज़ादी मिली, जिस दिन हमें मिला, आज़ादी के साथ साथ हमें भारत को 2 भागों में बांट दिया गया, है ना। एक भारत, है ना, और इसको तोड़ करके अलग बना दिया गया पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान बना, उसके बाद भारत आज़ाद हुआ। ये कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को। ओके, 14 अगस्त 1947 को हुआ था। इसलिए 14 अगस्त के दिन को हम लोग क्या मनाते हैं? विभाजन विभिष्का दिवस। विभाजन विभिष्का दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं, जबकि पाकिस्तान आज़ादी दिवस के रूप में मनाता है। हम लोग विभाजन विभिष्का दिवस के रूप में ये घोषित किया गया है 14 अगस्त को। ओके, और हमारा जो स्वतंत्रता हुआ वो कब हुआ? 15 अगस्त को। ओके, ये क्वेश्चन तो सब जानते होंगे। अगर ना जानते हैं तो तैयारी करना छोड़ दीजिए। भारत की आज़ादी कब हुआ? ओके, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपके सामने आ चुका है। मानवों के ब्रिक में के द्वारा, यहाँ जो होगा ये ऑप्शन वाला कोई हो जाएगा, द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटा दिया जाता है। ओके, देखिए ब्रिक का मतलब होता है किडनी। किडनी में ऐसा कौन सा चीज़ होता है जिसके द्वारा जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं उसको उत्पादित करके उसको हटा दिया जाता है, उत्सर्जित कर निकाल दिया जाता है। तो वह कौन है? केंद्रिक के द्वारा होता है क्या? न्यूक्लियस के द्वारा, है ना। तो नहीं, ये आंसर नहीं होगा, न्यूक्लियस इसमें होता नहीं है ना। आगे बढ़ें, क्या माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा? तो नहीं, ये नेफ्रॉन के द्वारा होते हैं, नेफ्रॉन के द्वारा। ठीक है, किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं और नेफ्रॉन जो होते हैं वही क्या करते हैं? हमारे शरीर के अंदर जितना भी नाइट्रोजन युक्त चीज़ है उसको बाहर निकालते हैं। ओके, मूत्र के माध्यम से। ओके, तो ये बाहर निकाल दिया जाता है नेफ्रॉन के द्वारा। ठीक है, ये ब्रिक में पाया जाता है नेफ्रॉन। ठीक है, बाकी आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक अंग है।
है ना। कोशिका का अंग है जिसमें क्या होता है, एटीपी भरा होता है, एटीपी, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। एटीपी ही होता है, उसी से हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, शक्ति गृह, पावर हाउस, पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस। ओके, ठीक है। अब पोषण के बारे में, पोषण क्या है, तो पोषण जैसे आपको खनिज हो गया, विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए, आपका प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ये सब पोषण है। हम लोग जो भोजन करते हैं तो भोजन से जो ही प्राप्त होते हैं, है ना। हम लोग रोटी खा रहे हैं तो रोटी से क्या प्राप्त हो रहा है, चावल खा रहे हैं, चावल से क्या प्राप्त हो रहा है, वही यही पोषण कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, है ना, 13 को देखिए। 13 क्वेश्चन नंबर, देखिए ये 12 था, गलती से ये 12 ही लिखा गया, इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ओके, 13 में क्या कहता है, देखिए, कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। ओके, तो यह कौन है ना। तो ये नाम ही से लग रहा है अलाई नाम से लग रहा है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वहाँ पे अलाई निर्माण बनाना चाहता था। ओके, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था, अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था, अलाई दरवाजा। ओके, है ना। खिलजी वंश का दूसरा शासक था ये अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी पहला शासक था, उसको मार करके इन्होंने गद्दी पर बैठा था। ओके, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो है उन्होंने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगर आप कुतुब मीनार के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया था वो कौन करवाया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ठीक है, किसका, कुतुब मीनार का निर्माण। लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, वह चाहता था 4 मंजिला बने कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक चाहता था 4 मंजिला बने, लेकिन 1 मंजिला बना था और उसके बाद ही कुतुबुद्दीन का मृत्यु हो गया। तो उसके बाद एक आता है इल्तुतमिश क्या करता है, उसको 4 मंजिला बनाता है। 4 मंजिला जो आज के डेट में कुतुब मीनार है ना, वह जो है इल्तुतमिश बनाया। उसके बाद और भी शासकों ने इसमें काम किए हैं। ठीक है, कुतुब मीनार के बारे में, कुतुब मीनार के पास ही अलाई मीनार का निर्माण करवाना चाह रहा था अलाउद्दीन खिलजी। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को आप देखेंगे, आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक बन गया और जिनकी दुनिया में सबसे अधिक शाखाएं हैं। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा जी, देखिए, यानी कि आज के डेट में स्टेट बैंक, यहाँ पे इसी में क्या कह दिया, स्टेट बैंक आंसर। देखिए, स्टेट बैंक के बारे में क्या कह दिया कि यह दुनिया की सबसे अधिक शाखाएं वाला बैंक है, विश्व की सबसे अधिक शाखाएं वाला बैंक स्टेट बैंक है। ओके, इससे पहले इसका नाम क्या था, तो इसका नाम जो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, इसको 1955 ईस्वी में नाम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इससे पहले इसका हिंदुस्तान बैंक ऑफ इंडिया था और कई बैंकों के मर्ज करके बनाया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो बैंकिंग के इतिहास में हम लोग इसके बारे में हम डिस्कशन विशेष करेंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ चुका है। यदि कोई रेलगाड़ी से क्वेश्चन आ गया है, यदि कोई रेलगाड़ी 42 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है तो वह एक निश्चित दूरी 45 मिनट में तय करती है। इस यात्रा में लगने वाला समय को घटाकर 35 मिनट के लिए रेलगाड़ी किस चाल से चलाया जा सकता है। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई रेलगाड़ी है जो 42 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है ना, तो एक निश्चित दूरी तय करती है 45 मिनट में। आप कह रहा है कि वही दूरी तय करे लेकिन समय लगना चाहिए 35 मिनट, तो किस चाल से रेलगाड़ी को चलनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन ये है। तो इसको बनाने के लिए क्या है, देखिए, वेरी सिंपल। इसमें क्या करते हैं, देखिए, इसमें करते हैं कि ये दिया हुआ है 45 मिनट और ये चाल, यही दूरी तय करेगा 35 मिनट में। ओके, तो इससे हम लोग दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। ओके, ये हो गया दूरी। ओके, मिनट में है, घंटा में चाल दिया हुआ है तो मिनट में 60 से हम लोग भागा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका हो गया ये दूरी, यही दूरी आपको 45 मिनट में तय करेगा। ओके, अब हम निकाल लेते हैं 35 मिनट में। 35 मिनट में तो ये दूरी को क्या करते हैं, ये दूरी हो गया 42 × 45/60, ये दूरी हो गया। ओके, और इस दूरी को 35 मिनट में पार करने के लिए दूरी बटा समय, तो चाल निकल जाएगा। तो समय हो गया 35, तो 35 से हम क्या कर देते हैं, 35 से ये समय से डिवाइड कर देते हैं, और समय से जब डिवाइड किए तो 35 में मिनट में है, मिनट को बदलेंगे हम लोग किसमें, तो घंटा में। तो मिनट से बदलने में घंटे में क्या करते हैं, 60 से भागा देते हैं। तो 60 से भागा देने के लिए नीचे देंगे, इससे अच्छा कि ऊपर देते हैं, ऊपर चला गया ये 60 से ये 60 खत्म। ओके, 35 हो गया, 7 मतलब 7 बचे 35, और ये हो गया 9 बचे 45, 7 छके 42। ओके, तो क्या हो गया आपका 6 × 9, ये दोनों गुना करेंगे तो हो जाएगा 54, और छके 54 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलना चाहिए। तो 35 मिनट में वही दूरी तय कर लेगा। ओके, तो आंसर हो गया आपका सी। कोई दिक्कत, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा एक नेविगेशन उपग्रह के रूप में लॉन्च किया गया है, नेविगेशन उपग्रह के रूप में लॉन्च किया गया है। ओके, तो ये लॉन्च किया गया है किसको, है ना, तो इसमें आंसर जो है ना, SARL, है ना, AIRNSS स्कॉट सैट को रिसोर्स से
रिसोर्सेज सेट को एक, है ना, तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। ओके, है ना, IRNSS को लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये क्या है, यह है, इसका पूरा नाम क्या है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये नेविगेशन के काम करता है। नेविगेशन का मतलब है कि भारत पे निगरानी रखता है, पूरी तरह से निगरानी रख करके भारत में क्या हो रहा है, कहीं कोई खतरा तो नहीं है, मौसम में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दुश्मन तो प्रवेश नहीं कर रहा है, ये सारा काम नेविगेशन सिस्टम के द्वारा होता है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया, यह बनाया गया है इसरो के द्वारा। इसरो क्या है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना का हुआ था 1969 में हुआ था। ओके, और इसके मुख्यालय कहाँ है आज के डेट में, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, बेंगलुरु। ओके, इसके अध्यक्ष कौन है आज की डेट में, तो एस सोमनाथ अध्यक्ष हैं। ठीक है, एस सोमनाथ अध्यक्ष हैं। ओके, है ना। इसरो का अभी जो चल रहा है, हम लोग गगनयान, इसरो का एक बहुत बड़ा मिशन आने वाला है, वो है गगनयान। गगनयान क्या है, तो गगनयान में क्या है कि अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजा जाएगा, भारत के लोगों को, 4 लोग को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा गगनयान के माध्यम से। ओके, ये मिशन हमारा इसरो का चल रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 17, वो देखिए आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। ये कह रहा है एलसीएम निकालना है। ओके, एलसीएम निकालना है। क्या है, देखिए इस तरह का आपको दिया हुआ है, इसका एलसीएम निकालना है। जैसे कोई संख्या दे दे तो उसका एलसीएम निकालने में के लिए तो बचपन से ही पढ़े होंगे, लेकिन ये दिया हुआ है आपको इस तरह से, है ना। क्या है, अंडर रूट 169। ओके, है ना, और क्या है, √3 27। ओके, तब देखिए इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए 1 अंडर रूट ये है, इसका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये क्या है, इसका हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा 9 और इसका हो जाएगा देखिए 4, है ना, और ये जो है आपका इसका हो जाएगा 12, है ना। और ये सभी कैल्शियम निकालिए, 13, 3, 4, 12 कैल्शियम अगर आप निकालिएगा, आप निकाल के देखिए तो आ जाएगा 156। ओके, ये हो जाएगा आंसर 156। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ चुका है। देखिए, पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज कौन था। ओके, पंचायती राज संस्था। ठीक है, पंचायती राज की स्थापना कब हुआ था जी, है ना, इसके बारे में थोड़ा सा 1-2 लाइन पहले पढ़ लीजिए, है ना। ये 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 ईस्वी में पंचायती राज का गठन हुआ था। ओके, पंचायती राज, पंचायत के बारे में अनुच्छेद किस में है, तो अनुच्छेद 40 में पंचायत के बारे में आर्टिकल 40 में है, जिसे गांधी जी का अनुच्छेद कहा जाता है, गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी अनुच्छेद, इस अनुच्छेद को गांधीवादी अनुच्छेद भी कहा जाता है। ओके, तो महात्मा गांधी का सपना था कि भारत में पंचायती राज का गठन हो। पंचायती राज क्या होते हैं जी, तो ये एक स्थानीय निकाय होता है, स्थानीय निकाय होता है ना। पंचायती राज क्या है, स्थानीय निकाय है, स्थानीय निकाय। ओके, स्थानीय निकाय का मतलब क्या है कि आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में, आपके मोहल्ला में एक शासन करने वाला बॉडी होता है, उसको बोलते हैं स्थानीय निकाय। ओके, स्थानीय निकाय 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पंचायती राज और एक होता है नगर निगम। एक होता है पंचायती राज, एक होता है नगर निगम। ओके, शहरों में नगर निगम हो गया और गाँव में पंचायती राज हो गया। ओके, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये पहली बार पंचायती राज का, देखिए जब हमारा संविधान बना था तो उस संविधान में पंचायती राज को लागू नहीं किया गया था, जबकि पंचायती राज के बारे में डीपीएसपी में बता दिया गया कि पंचायती राज होना चाहिए। ओके, ये लागू नहीं किया गया था। ओके, जो राज्य चाहेगा, देखो डीपीएसपी में जो चीज होते हैं, डीपीएसपी में पॉलिटी में आपको पढ़ा देंगे डीपीएसपी क्या होता है। तो डीपीएसपी में जो चीज होते हैं वो अगर राज्य चाहे तो लागू कर सकता है। ओके, और राज कानून बना करके इसको फिर लागू करना होता है। ओके, तो इसका प्रावधान जो है संविधान में डीपीएसपी में था, इसलिए पहली बार राजस्थान सरकार ने ओके, ये राजस्थान का जो सरकार है उन्होंने पहली बार ये पंचायती राज लागू किया था नागौर जिला में पहली बार इन्होंने पंचायती राज लागू किया था। कोई दिक्कत, उसके बाद दूसरी बार लागू किसने किया था, इसके बाद जो लागू किया था आंध्र प्रदेश ने किया था दूसरा बार, तो पहली बार राजस्थान, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पंचायत में क्या होते हैं, जैसे आप जहाँ भी गाँव में होंगे तो वहाँ मुखिया का चुनाव हो रहा होगा। ओके, सरपंच का चुनाव हो रहा होगा। ठीक है, वार्ड पार्षद का चुनाव हो रहा होगा, वार्ड पंचायत समिति का हो रहा होगा, जिला पार्षद का चुनाव हो रहा होगा। तो ये सब जो होते हैं, ये पंचायत, ये सब मिल करके पंचायत का काम करता है। पंचायत संस्था में यही सब होते हैं। तो दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 क्वेश्चन नंबर को देखिए आपके सामने आ चुका है। वह क्या कहता है, भारत के उस वायसराय का नाम बताएं जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान के विवादास्पद इलवर्ट बिल से था। देखिए इलवर्ट बिल से है, इलवर्ट बिल के बारे में, यानी कि यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि इलवर्ट बिल किस वायसराय के शासन काल में आया था। ठीक है, तो ये आया था
1893 ईस्वी के आसपास ये एल्बर्ट बिल आए थे, ठीक है। और एल्बर्ट बिल किसके समय में ये इस समय कौन था? तो ये था लॉर्ड रिपन, ओके, लॉर्ड रिपन, ओके। पंचायती राज का भी गठन किया था लॉर्ड रिपन के समय में ही, यानी लॉर्ड रिपन को पंचायत स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, ओके। तो ये है एल्बर्ट बिल। क्या है एल्बर्ट बिल? क्या है? ये ऐसा बिल था जिसमें अगर कोई, जैसे क्या होता था कि अंग्रेज और भारतीयों के बीच में कोई मुकदमा आ गया, तो उस मुकदमा को देखने वाला जज जो होता था अंग्रेज हुआ करता था। अंग्रेज जज अंग्रेज के मुकदमा देखता था, ओके। इस बिल में कहा गया कि अंग्रेज के मुकदमा भारतीय जज भी देखेंगे, ओके। अंग्रेज का मुकदमा जो है भारतीय जज भी देखेंगे, ओके। इस बिल में ऐसा कहा गया था, लेकिन यह बिल पास नहीं हुआ, यह बिल ही रह गया, यह एक्ट नहीं बना, ओके। इसलिए इसको एल्बर्ट बिल कहते हैं, ठीक है। ये रिपन के काल में आया था, ओके, 1893 ईस्वी में, सॉरी 93 में, 83 ईस्वी है, सॉरी 1883 में आया था, माफ करेंगे 1883, ओके। जहाँ 1893 बोल दिए हैं उस समझ लेंगे 1883 बोले हैं, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इतना चीज़ होता है कि माइंड में नहीं रह पाता है सब, ओके, खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो है वो कौन सा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है? 20 कहता है कि 7 लड़की है, ठीक है, ABCDEFG की ऊंचाई की तुलना की जाती है। देखो लड़कियों की ऊंचाई की तुलना ना करनी चाहिए, ठीक है। सब लड़की चाहे यही मानती है कि हम सबसे ऊंचा है, ओके, कोई बुरा ना मानेंगे। देखिए क्या है, डी की ऊंचाई, अब देखिए लड़कियों की ऊंचाई में तुलना हो रहा है, डी की ऊंचाई कम से कम 4 लड़कियों से अधिक है, देखिए इस तरह से है, ओके, है ना। लेकिन वह सबसे लंबी नहीं है, सबसे लंबी नहीं है, यानी कहने का मतलब है कि 1 लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की, 4 लड़की, ओके। ये 4 लड़की है, ठीक है ना। ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 5, ठीक है, ये 5 हो गया, है ना, 5, और ये हो गया 6, और ये हो गया 7 ऊपर में, ठीक है, 7वां नंबर पर 1 हो गया। अब देखिए क्या है कि इसमें कह रहा है लेकिन वह सबसे लंबी नहीं है, इसके बारे में डी के बारे में बात कर रहा है कि डी क्या 4 से ऊपर है, लेकिन सबसे लंबा नहीं। देखो तो 4 यहाँ हो गया, यानी कि ये वाला पोजीशन डी का हो सकता है ना, लेकिन ऊपर नहीं, कि ये वाला पोजीशन भी डी का नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ डी हो सकता है, देखो यहाँ डी हो सकता है और यहाँ डी हो सकता है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या कह रहा है लेकिन वह सबसे लंबी नहीं है, ठीक है। ए की ऊंचाई बी और एफ से अधिक है, ए की ऊंचाई बी और एफ से अधिक है, मान लेते हैं बी इधर मान लेते हैं, है ना, एफ इधर मान लेते हैं, तो ये होगा ये, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है? एफ की ऊंचाई ई से कम है, एफ की ऊंचाई ई से कम है, तो ई मान ले कहीं पर हो जाएगा इधर, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़िए, क्या कह रहा है कि ए ऊंचाई डी से कम है, ए की ऊंचाई डी से कम है, ठीक है, डी से कम है, डी से कम है, कैसे लिखा भी गया, है ना। अब क्या कर रहा है? जी की ऊंचाई सी और डी से अधिक है। अब देखो डी से अधिक है, किसकी ऊंचाई? जी की, बड़ा याद रखिए, जी की ऊंचाई क्या है? डी से अधिक है, सी और डी से अधिक है, ठीक है। तो डी से अधिक होने का मतलब क्या है कि अगर डी 5 पर होगा, ठीक है, तो जी 6 पर होगा, ओके, होगा। अगर डी, यहाँ पर जी हो सकता है, अगर जी 7 पर होगा, डी 7 पर होगा तो जी, सॉरी डी 6 पर होगा तो जी 7 पर होगा, कोई दिक्कत? डी अगर 5 पर है, देखो 4 लड़कियों से ऊपर डी है ना, तो 5 पर हो सकता है, 6 पर हो सकता है, लेकिन 7 पर भी नहीं होना है डी को। डी का पोजीशन 5 होगा या 6 होगा, और जब डी का पोजीशन 5 हो गया तो जी का पोजीशन 6 हो गया, है ना। क्या कहा? जी जो है डी से ऊपर है, तो अगर डी है 5 पर तो जी हो जाएगा 7 पर, 6 पर, कोई दिक्कत? अगर डी 6 पर तो जी हो जाएगा 7 पर, होगा। अब आइए क्या कह रहा है इसका, इसमें कह रहा है कि कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है, तो जी वाला यहाँ पढ़ लीजिए, उसी का आंसर हो जाएगा। जी क्या कह रहा है? जी 5वीं सबसे लंबी हो सकता है। देखिए जी 5वीं सबसे लंबा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 5वां स्थान पर हम किसको दे रहे हैं? डी को दे रहे हैं। डी क्या है? डी क्या है कि 4 लड़कियों से लंबा है, तो 5वां हो जाएगा। अगर हम डी को 6 पर दें तो जी 7 पर हो जाएगा। किसी हालत में जी जो है 5 पर नहीं बैठ सकता, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका सी। कोई दिक्कत है ना? बस इतना ही स्टेटमेंट से आप आंसर निकाल लीजिए। आंसर सी हो गया। जी जो है 5वां स्थान पर नहीं बैठेगा, बाकी को छोड़ दीजिए, बाकी आंसर सब सही होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हो गया, ये समझ में आ गया होगा हमको लगता है कि आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है? कहता है यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन के पहले महासचिव कौन थे? ओके, तो इसके पहले महासचिव कौन थे? तो ये बहुत पहले में बचपन में ही पढ़े होंगे। वो है ट्रांगवे ली जो थे पहली बार, है ना, यूएन का महासचिव बने हैं। ठीक है, यूएन है ना, यूएन की स्थापना कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यूएन का स्थापना हुआ, संयुक्त राष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन। ओके, है ना, आज भी यूएनओ है। ठीक है, यूएनओ में कई असेंबली हैं, है ना, एक होता है आम असेंबली, एक सुरक्षा परिषद होता है। ओके, आइए थोड़ा सा जान लीजिए यूएनओ के बारे में। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है जी? यूएनओ का मुख्यालय आप जानते होंगे न्यूयॉर्क में है।
न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क कहाँ जी, अमेरिका में, ओके है ना। ये एक होता है इसमें सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, ठीक है। तो ये ऐसे 6 अंग होते हैं इसका, ठीक है। तो उसमें से एक अंग होते हैं सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में टोटल जो सदस्य होते हैं वो कितना होते हैं, टोटल होते हैं 15, और 15 सदस्य में 5 जो होते हैं अस्थायी होते हैं, 5 और 10 ये होते हैं अस्थायी, परमानेंट ये होता है अस्थायी, अस्थायी होते हैं ये 10, ठीक है। ये 5 जो परमानेंट होते हैं इसके पास वीटो पावर होता है, वीटो पावर, वीटो पावर होता है, ओके। यानी कि ये अगर कुछ बोल दे तो ये काम होगा, ठीक है। और ये 10 जो होते हैं अस्थायी होते हैं, हर एक 2 वर्ष पर ये चुने जाते हैं, जबकि ये परमानेंट है, हमेशा के लिए होते हैं। इसमें ये 5 कौन है जो परमानेंट है, तो ये परमानेंट जो 5 हैं वो कौन कौन है ना। परमानेंट वाला जो 5 है वो है आपका, याद रखेंगे इसका 5 जो है ना, याद रखिएगा आप लोग। इसका एक ट्रिक बताते हैं आपको, ABC फर, ठीक है। मतलब ABC जान गया तो फर करेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रूस, ठीक है ना। ये 5 जो सदस्य हैं वो 5 क्या है, परमानेंट मेंबर है, इनके पास वीटो पावर है, ओके। भारत चाह रहा है कि हम भी यूएनओ का वीटो पावर वाला सदस्य अर्थात अस्थायी सदस्य बने, ओके। और लेकिन हमें चाइना जैसे देश जो है ना वीटो लगा देता है, ओके। तो ये सारा चीज़ अभी चल रहे हैं, है ना, कि यूएनओ को विस्तार किया जाए। अगर विस्तार किया जाएगा तो एक भी मेंबर परमानेंट में जाता है तो वो भारत जा सकता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, आइए देखिए। ये क्वेश्चन है, ये मैथ से क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या कहता है तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही बना देंगे कि क्या है ये 0.75 को डिवाइड कर दिए x, ओके, बराबर, इसके आप बराबर रख दे 25/8। वेरी सिंपल, कुछ नहीं, इसको कैलकुलेशन कर दीजिए केवल, यानी इसको यहाँ से हटाइए तो ये आ जाएगा नीचे 100 होगा। ये 25 को 3 मरतबा कट गया, कोई दिक्कत, ये 4 मरतबा कट गया 25 हो गया, और ये हो गया 2, 4 मरतबा कट गया, ये जाकर डिवाइड कर दिया ने, है ना, और ये आ गया इधर, है ना। यानी कि x बराबर क्या हो गया आपका यहाँ पे, x पर देखो ये यहाँ ऊपर चल गया था 6 हो गया ऊपर, ठीक है। और ये नीचे क्या बचेगा, 25 के 25 बचेगा, ये 25 जाकर 25 बन जाएगा, यानी कि 6/25। तो किस में है, ऑप्शन बी में है 6/25। कोई दिक्कत यहाँ तक, ओके। आगे जो क्वेश्चन है वो कौन है, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 23 में क्या कहता है, निम्न में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जो इसमें दिया हुआ है दूसरी सबसे ऊंची चोटी, उसके बारे में बात करना है। तो हिमालय जो है, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे दिया, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जो हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है, ओके। इसका आंसर आपको ये नहीं है, ठीक है। इसका आंसर कौन सा है, इसका आंसर है K2, ठीक है ना। भारत के उत्तर में जाएंगे तो आपको कई हिमालय की श्रेणियां मिलेंगे जिसको ट्रांस हिमालय इत्यादि कहते हैं, ठीक है। जैसे आप अगर ऊपर बढ़ेंगे, देखिए इस तरह से हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, है ना, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, ओके। यह ऊपर वाला बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, ओके। इसके ऊपर में जाएंगे तो ऊपर मिलेगा आपको जॉस्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और ये काराकोरम श्रेणी। तो ये काराकोरम श्रेणी में एक चोटी है जिसको बोलते हैं K2, और K2 जो है ना, इसको खोजा था किसने, तो गॉडविन ऑस्टिन ने, इसलिए इसका नाम गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। K2 का मतलब होता है काराकोरम, के से कारा, के से कोरम, दो के हो गया इसलिए K2 कहते हैं, ओके। और K2 जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, ओके। आज के डेट में K2 कहाँ है, तो K2 POK में है, POK में, लेकिन POK को हम भारत का अंग मानते हैं, इसलिए इसको हम लोग भारत में मानते हैं, K2 भारत में है, ओके। कोई दिक्कत यहाँ तक, है ना। दुनिया के कुछ सबसे ऊंची चोटियों के बारे में एक बार जान लीजिए। एक हो गया माउंट एवरेस्ट, है ना। दूसरा हो जाएगा आपको K2, तीसरा हो जाएगा कंचनजंगा, ठीक है। ये भारत की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। K2 की ऊंचाई है आपका 8611 मीटर, है ना। इसका है 85, जहाँ कंचनजंगा के 85-98 मीटर ऊंचाई है, ओके। तो ये सब याद रखेंगे, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय चिंता नहीं है। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें कौन है जो पर्यावरण का कोई चिंता नहीं है, है ना। तो ऑप्शन ए में देखिए, प्लास्टिक के उपयोग और उपभोग में वृद्धि। अगर प्लास्टिक के उपयोग को बढ़ाते हैं तो क्या पर्यावरण का नुकसान हो सकता है, तो हाँ भाई हो सकता है। तो ये राष्ट्रीय, ये पर्यावरणीय चिंता के विषय है, हाँ है ना जी। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग। अगर ग्लोबल वार्मिंग होता है, विश्व गर्म होते हैं तो पर्यावरण का टेंशन है कि नहीं, तो है। विश्व गर्म होंगे तो ग्लेशियर पिघलेगा तो आपका मौसम परिवर्तन हो जाएंगे। विश्व गर्म होंगे, मौसम परिवर्तन होगा, गर्मी में गर्मी नहीं लगेगा, ठंडा में ठंडा नहीं लगेगा, बरसात में बरसात नहीं होगा, तो ये कई समस्या हो जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग ये हो गया, पर्यावरणीय चिंता बढ़ जाएगा। प्रदूषण में वृद्धि होगा, अगर प्रदूषण में वृद्धि होता है तब भी एक समस्या उत्पन्न होंगे।
ओके, प्रदूषण से ही तो पर्यावरण की टेंशन है। ओके, नेक्स्ट करा ओजोन परत में वृद्धि। क्या ओजोन परत में वृद्धि होने अगर होता है तो क्या पर्यावरणीय चिंता है? तो नहीं है। ओजोन परत में अगर वृद्धि होता है, ओजोन परत में वृद्धि होता है तो पर्यावरणीय चिंता नहीं, ये और अच्छी बात है, क्योंकि ओजोन जो होता है O3 ओजोन है, ये कहाँ है? समताप मंडल में है, समताप मंडल में। और ये समताप मंडल में जो ओजोन है, ओके, ये क्या करता है? ये हमारे सूर्य से आने वाले परावैंगनिक किरण को रोकता है और हमें हमारे पास वही किरण पहुंचने देता है जो हमारे लिए उपयोगी है ना। अगर ओजोन परत नहीं रहे तो सूर्य से आने वाले सभी किरणों के साथ परावैंगनिक किरण भी आ जाएंगे, जिसके कारण हमारे त्वचा पर बीमारी होगा, कैंसर जैसी बीमारी हमारे शरीर में हो सकता है। इसलिए ये हमारे लिए उपयोगी है। ये जितना बढ़े जितना बढ़े जितना बढ़े, ये हमारे लिए अच्छी बात है, पॉजिटिव है। जबकि ये सब ऑप्शन A, B और C बढ़ता है तो ये हमारे नेगेटिव बात है, ये पर्यावरणीय चिंता का विषय है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 25 में क्या कहता है? इसमें है निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करना है। मान है ना, यानी क्या है? यानी कि सबको देखिए एक ही लाइन में है ये, है ना। अगर ये है क्या है? tan 2 और tan 88। आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में भी कि अगर tan 2 है इंटू tan 88 है। ओके, देखो इसको कैसे बनाते हैं। देखिए ये tan हो गया, tan 2 के 2 रखते हैं। ओके, अब 88 को हम लिख सकते हैं tan 90 -2। ओके, है ना, 90 -2। और जैसे ही 90 -2 करते हैं तो ये होता है cot 2, और cot 2 और tan 2 हो गया। अगर cot और tan दोनों को गुना करते हैं तो ये हो जाता है 1। ओके, तो ये मिल करके 1 हो गया, सारा मिल करके 1 हो गया, यहाँ 45 भी मिल करके 1 हो गया, तो सबको गुना करेंगे तो आपको 1 हो जाएगा। आंसर डी, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 26 को देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कहता है कंपनी ABC के पास, देखिए ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। इसमें कथन क्या कर रहा है? कह रहा है कंपनी ABC के पास प्रतिद्वंदी की तुलना में सबसे अधिक ग्राहक है। ओके, ठीक है, सबसे अधिक ग्राहक ABC के पास है। ठीक है, निष्कर्ष में क्या कहता है? कंपनी ABC के पास कुल ग्राहक के 58% ग्राहक है। ओके, क्या यह सही है? ठीक है ना, सबसे अधिक है। अब देखो अब ये अधिक है कि कम है उसमें मत जाइए। क्या 58% का बात कथन में किया है? नहीं किया, तो ये गलत हो गया। ओके, फिर क्या कहता है? कंपनी ABC के उत्पाद बाजार में सबसे सस्ता है। ठीक है ना। आप देखिए बाजार में सबसे सस्ता है तब ग्राहक आ रहे हैं, कि सबसे अच्छा क्वालिटी है तब ग्राहक आ रहे हैं, इस बात का चर्चा कथन में नहीं किया है, तो ये भी गलत हो गया। यानी कि कहने का मतलब है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। ओके, अब दोनों गलत है तो दोनों का पालन नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 में से कोई पालन नहीं करते हैं। कोई दिक्कत है ना। 26 हो गया। 27 क्वेश्चन नंबर 27 को आप देखेंगे। 27 क्या कहता है ना, ये कह रहा है एक व्यंजक दिया हुआ है। ठीक है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, क्या 81/7 है ना, ये है 81/7 इंटू 21/3। ठीक है, माइनस 14/3 भागा को गुना बदलते हैं तो 9/7 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 121/6, यही है ना। तो इसको काट दीजिए, 7 खत्म है ना। ये 7 दूना ई, 9 ई कट गया, और 3 दूना 6 ई खत्म है ना। यहाँ क्या बच गया? ये बच गया 81, और यहाँ माइनस में बच गया 121। ठीक है, तो 81 छोटा है, 121 बड़ा है, तो माइनस में से जाएगा तो -40 हो जाएगा। ठीक है, घटाएंगे तो 40 हो जाएगा। -40 आंसर कहाँ पे है? देखिए इसमें -40 है। कोई दिक्कत। 27 का हो गया। 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 29 आ गया। 28 एक्चुअली में क्या है? ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था, इसलिए इसको स्किप कर दिए। 29 क्वेश्चन नंबर देखिए, ये क्या कर रहा है? इसमें कौन सा आंसर होगा, है ना। इसको हम कर सकते हैं। देखिए ये साइन 48 माइनस प्लस थीटा दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है साइन 42 माइनस थीटा, ये दोनों को बनाना है। तो हम क्या करते हैं? देखो साइन 48, एक मिनट, माइनस थीटा, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, माइनस क्या करते हैं? कॉस को हम ऐसे कर सकते हैं 90 माइनस, है ना, यहाँ पे नहीं 18, आपको इधर लिखते हैं, एक मिनट। इसको देखिए क्या करते हैं? इसको यही रखते हैं, इसको यही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको चेंज करते हैं। इसको क्या करते हैं? ये कॉस को हम लोग कॉस को कर देते हैं। देखिए कॉस 90 माइनस, ठीक है, 42 माइनस थीटा। ठीक है, ओके। तो ये 90 में से इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, ऐसा करके
ये हम लोग ऐसा करते हैं तो ये हो जाता है साइन, ठीक है ना। नहीं ये आपको बदल रहे हैं तो ये हो जाता है आपका साइन, ठीक है, साइन हो जाता है। कॉस को हम चेंज करेंगे तो ऐसा करके साइन कर देते हैं तो ये हो जाएगा साइन। आप देखो घटा देंगे तो 48 हो गया, ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके, प्लस 48 जी थीटा, ठीक है। और यही चीज़ ये है और ये है, यानी कि इसमें आपको माइनस कर देना है साइन, साइन 48 प्लस थीटा, ओके। तो ये कट करके ये हो गया 0, है ना, तो आंसर ये हो जाएगा 0। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। 31 भी करंट अफेयर से है, इसलिए इसको हटा देते हैं। देखिए 32, क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। 32 में क्या करा, एक दीवार के सहारे खड़ी हुई एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 है। देखिए ये एक इस तरह से दीवार है, ठीक है, दीवार से ऐसे खड़ा है, ठीक है ना। और ये जब खड़ा है तो ये बना रहा है उन्नयन, देखो यहाँ से उन्नयन कोण ऊपर की ओर कोण बन रहा है, वह कितना 45 बन रहा है, यानी कि यह कोण हो गया आपको 45 डिग्री, ठीक है। अब कह रहा है कि सीढ़ी से पाद की दूरी, यानी कि ये सीढ़ी से पाद की जो दूरी है ना, ये कितना है 4√3, ओके, 4√2 सॉरी 4√2। तो कह रहा है सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें, तो ये हो गया सीढ़ी की लंबाई, ओके। अब ये हो गया आपका, किस में चलेंगे, देखो ये थीटा हो गया, तो ये पी हो गया, ये बी हो गया और ये हो गया एच, ठीक है। बी और एच में हम लोग चल देंगे, ठीक है। या ना तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये tan ये बी और एच से निकाल लीजिए इसको, है ना, बी और एच, tan बी और एच से निकाल लीजिए। देखिए tan बी बराबर, आगे बढ़ते हैं, tan कॉस हो जाएगा यहाँ पे, ये बी हो गया ना, ये बी हो गया और ये एच हो गया। बी और एच से होता है कॉस 45 डिग्री बराबर क्या होता है, कॉस 45 डिग्री बराबर, देखिए ये हो जाता है बी और एच, ये होता है बी बटा एच, बी होगा 4√2 बटा एच निकालना है। तो दिक्कत, तो कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2, ठीक है, 1/√2। इसको कॉस 45 का मान, कॉस 45 के ऊपर क्या रख दें 1/√2, इसको रख दें 1/√2, है ना। यहाँ हो गया 4√2 बटा एच, ओके। तो एच निकालने के लिए एच को यहाँ भेज देते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं, तो ये यहाँ आ गया तो एच हो गया, ठीक है। देखिए ये यहाँ आ गया तो यहाँ पे एच हो गया, ओके। और ये 2 इधर जा गुना कर दिया तो 4 × √2 होगा, ओके। तो √2 हो गया और 4 से गुना करेगा तो 4 × 2 बराबर 8, ओके। तो 8 कहाँ है, तो ऑप्शन सी में है 8, ठीक है ना, 8 हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत, 8 मीटर, कोई दिक्कत यहाँ तक, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए दोस्तों, ये हो गया समाप्त। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 तक ही देखेंगे, है ना। ये देखिए, ये जो सेट हम लोग बना रहे थे, ये कौन सा सेट था, यह एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का सेट है, जो आपको देखिए 2 जनवरी 2021 को ये पूछा गया था शिफ्ट फर्स्ट में, ठीक है। तो आप मेहनत कीजिए, मेहनत खूब कीजिए, ताकि 100 में 100 नंबर आप लाए। हमारे साथ अगर आप रहेंगे तो 100 में 100 नंबर कैसे आता है ये लाना सीखिएगा, ओके। तो कंटिन्यू हमारे सेट प्रैक्टिस में आप जुड़िए और जुड़ करके फ़ायदा उठाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारी मेहनत पसंद पड़ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल दबाइएगा, उसके बाद आपके पास जब भी वीडियो बनाऊं तो आपको के पास नोटिफिकेशन पहले जाएगा। आप इससे फ़ायदा उठाइए और अपने दोस्तों को के पास भी भेजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सहयोग करें, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे, आपको सपोर्ट में करना क्या है, केवल चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से के पास भेज करके भी सब्सक्राइब करवाएं और हमारे परिवार को बढ़ाएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, जिससे मोटिवेशन मिलता है। आपके मोटिवेशन ही चाहिए, आपका लाइक कमेंट ही चाहिए, ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, ओके। इसका मतलब है कि आप में जोश और जुनून है नौकरी प्राप्त करने का, तो आप लगे रहिए, आपको अवश्य बहुत ही जल्द ही सरकारी वर्दी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, ओके। मेहनत करते रहिए, कहा जाता है जब मेहनत जो करता है उसको पहले मिलता है, और जो भाग से बैठा रहता है उसको जो मेहनत करने वाला छोड़ देता है वही चीज़ मिलता है, ओके। थैंक यू वेरी मच, ओके।